पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तुम आ चुके अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने 140 क्वेश्चंस को डील कर लिया था। बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है बीपीएससी के पीटी के लिए, बीपीएससी के जो अभी टीचर वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये मॉडर्न वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक अलग से सेक्शन है टीचिंग वाला। जो जॉब आया हुआ है आपको 1,70,000 प्लस जो वैकेंसी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको कवर कराया जा रहा है, जिसमें से 140 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर अपना पुराने वीडियोज़ को उसमें देख सकते हैं। लगभग 4 से 5 पार्ट में होगा और ये 5वां या 6ठा पार्ट है। उसके बाद इनको पूरा कंबाइन करके जितना जब ख़त्म हो जाता है तो भी आपको एक मास्टर वीडियो के तौर पे उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप वन गो में ही उसको पूरा देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे जगह पे मैंने ट्रिक्स के साथ चीज़ों को बताया हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि जब भी मैं बताऊँगा और जो भी और भी टॉपिक्स आएंगे, अभी करंट का जो है, क्योंकि बिहार पीटी का भी अब आ ही गया है नोटिफिकेशन। आपने देखा है कि बहुत सीटें कम दी गई हैं इस बार, बट कोई बात नहीं है, ठीक है। जितना है फ़ाइट तो उसमें करना ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे का है। एक एग्ज़ाम में 3 से 4 एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं, आपको भी पता है। सीडीपीओ का हो गया, एक फाइनेंशियल सर्विसेज समथिंग करके कुछ है, तो इससे 3 से 4 एग्ज़ाम कवर होने वाले हैं, तो आपको फ़ाइट तो करना ही है। तो बिहार के लिए करंट अफेयर और इंडिया लेवल पे करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल, सब चीज़ों को कराया जाएगा। तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहें। और पटना हाई कोर्ट के लिए भी बैचेस स्टार्ट वहाँ पे कर दिया गया है, वो भी आपको देख सकते हैं टेलीग्राम पे। उस पर ये जी भी कराया जा रहा है, ऐसे वगैरह, और आपको इम्पोर्टेंट ऐसे भी आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी चैनल से जुड़ जाएं। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, इसमें बढ़ते हैं। 140 तक कर दिया था। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे घर में कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है ना, और बहुत अधिकतर घर में आपने देखा होगा कृष्ण भगवान जी को पूजा जाता है ऐसे करके, तो आप उनसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि इंडियन के हाउस में अधिकतर जगह आपको कृष्ण भगवान के दिखेंगे, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा आप याद रख सकते हैं। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये शायद मैंने करा दिया था 140 तक, लेकिन फिर भी आप देख लें। इंडिया हाउस को की भी संस्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। तो 140 तक तो वैसे भी हो गया था। चलिए ठीक है, इसको आगे फिर भी कंटिन्यू करते हैं। और ये चीज़ें आपको जो है बिहार का जो भी एग्ज़ामिनेशन है उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे बिहार पुलिस का भी जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बिहार टीचिंग वाला को तो आपको एकदम ध्यान में रखना है, और बीपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो मतलब बिहार से जुड़े सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको कराई जा रही है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं 141वां क्वेश्चन देख सकते हैं। बंग भंग के कारण के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आप यहाँ से समझ सकते हैं, बंग भंग नाम से ही समझ रहे हैं कि बंगाल को भंग करने की बात कही जा रही है, तो बंगाल का विभाजन की बात करी जा रही है। आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा होगा, बीपीएससी में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बंग भंग का इसके बाद कौन सा है, तो आप खुद से देख सकते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में होना चाहिए 1905 में हुआ था। उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था। कर्जन ने विभाजन किया था, एक चीज़ यहाँ से याद रख लिए, ठीक है। कर्जन ने विभाजन किया था, तो ऐसे करके, तो उसमें कौन वाइसराय थे? तो विभाजन करने वाले कर्जन थे, ऐसे करके भी ध्यान रख सकते हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ से याद हो गया। अब यहाँ से 1905 आपको पता है, ऑप्शन में देख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। एक तो ये हो गया, ये आपका कब होता है? सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आपका होता है 1930 में, आपको पता है, गांधी जी। तो बंग भंग 1905 में है। स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, आपको सब समझ में तो आ ही रहा है। बंग भंग जब अनाउंसमेंट हो गया था ना, उसके साथ ये 7 अगस्त को ही ये स्वदेशी आंदोलन का ही प्रोक्लेमेशन कर दिया गया था। तो आपका इससे ही निकल के आता है स्वदेशी का, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा हुआ है कि कब अनाउंस किया गया था और कब से लागू हुआ था। तो आपको ये 19 जुलाई आपको ध्यान रखना है, यहाँ 20 होगा 19 होगा, और 16 अक्टूबर याद रखना है। 16 अक्टूबर 1905 और इन दोनों के बीच 19 जुलाई को अनाउंस हुआ। 7 अगस्त को इंडिया, यहाँ वाले भी तो कुछ रिएक्शन देंगे ना, तो इंडिया की तरफ से जो बात, मतलब जो भारत में लोग, जो कलकत्ता में हुआ वो चीज़ हुआ कि वहाँ पे बंगाल विभाजन का विद्रोह स्टार्ट हुआ। उसके लिए उन्होंने निकाला स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय किया, ठीक है। तो 7 अगस्त को स्वदेशी प्रोक्लामेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और 19 अगस्त तो स्टार्ट रखेंगे, क्या रखेंगे याद रखें कि 19 अगस्त और उसके बाद 16 अक्टूबर,
ऐसे याद रखेंगे। 19 जुलाई, 16 अक्टूबर और बीच में आ गया आपका 7 अगस्त। सब के बीच में कॉमन क्या है? 1905। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कर्जन ने विभाजन किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है? अच्छा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होते रहता है। तो लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था, ये भी पूछते हैं कि कब रद्द हुआ था? 1911 में। इस समय कौन वाइसराय थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये भी याद रखेंगे। बहुत लोग को याद रहता है सिर्फ लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग पहले आ चुके हैं 1800 वाले में, ठीक है। लेकिन यहाँ आप बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कभी कभी आपको हार्डिंग ही दे देगा तो आप काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके समय में क्या हुआ था? थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था, ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो 1911 दिसंबर में ब्रिटिश सम्राट कौन आए थे यहाँ पे? एक ये याद रखिएगा, जॉर्ज फिफ्थ और महारानी मैरी, जो मैरी हैं, जॉर्ज फिफ्थ आए थे, और इनकी शादी जो उस समय हुई थी मैरी से हुई थी, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, कहाँ गया है? यहाँ है। तो ये दोनों आए थे, उनके लिए दिल्ली में एक दरबार स्थापित की गई थी। ये दरबार जो थे तीसरा था। पहला हुआ था, कब हुआ था आपको पता होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएं। दूसरा कब हुआ था, और इन तीनों में कौन कौन उस समय वाइसराय रहे, ये बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। ये 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत में स्थानांतरित किया गया, क्या राजधानी उसकी ट्रांसफ़र की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1911 के ही इसमें प्रोक्लेमेशन में ही इन लोगों ने ये बताया था। तो कौन आया था उस समय? जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जो आई हुई थी। तो मैरी और जॉर्ज फिफ्थ याद रखेंगे, ये आए थे, इन्हीं में हुआ था दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में ही स्टार्ट 1911 में कौन थे उस समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखेंगे। और यहाँ पे ही बताया गया कि बंगाल जो विभाजन है उसको रद्द किया जाता है, और वहीं पे बंगाल से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी राजधानी भारत की, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, बात करते हैं अब कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए 1905, ये चीज़ याद रखेंगे। 1905 में जब रिएक्शन तो आएगा ना, रिटेलिएशन रिएक्शन तो मिलेगा उधर से भी। जैसे ही बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ तो उधर से क्या चीज़ का निकला? तो ये स्वशासन, अभी हम लोग देखें, स्वराज का या स्वशासन का सुनिश्चित करना, ये उन्होंने उसमें उद्देश्य रखा 1905 में। अब पूछा जाता है 1905 में ये कांग्रेस के उस समय ये जो है समिट में जो प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ये भी याद कराएंगे, 5 वाला और 6 वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन की चर्चा की, और 1906 में आपको कलकत्ता के अधिवेशन में ये याद रखेंगे प्रस्ताव पारित कर दिया था। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित हुए थे। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये राष्ट्रीय संबंधित शिक्षा प्रस्ताव की राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है, ठीक है। सब कुछ स्वदेशी करना है। तो बात यहाँ पे इन लोगों ने भी सोचा कि हाँ स्वराज की बात करने का कब बात हुआ, इनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली। इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। जब पहला वाला बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने स्वराज की बात की है ना, और उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने भी की। लेकिन कांग्रेस ने जो पहली बार बात की थी वो 1905 के अधिवेशन में की थी, बनारस के अधिवेशन में चर्चा की गई, और 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया। ये दो चीज़ें हैं, आपको ध्यान देने का। यहाँ पर चर्चा हुआ था और यहाँ पर उस चीज़ को पारित कर दिया गया था, इसलिए 5 और 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1905 और 1906, 1905 1906। 1905 में तो देखिए कोई चीज़ हम लोग जैसे मूवी अगर देखते होंगे, पहले नहीं था 5 GB का है ना, ये कुछ अच्छा क्वालिटी का मूवी अगर हमको लेना रहता था, तो अगर HD क्वालिटी में कोई अच्छी मूवी आती है तो वो उसकी जो है ये 5 GB का हम ले सकते हैं, ठीक है, कि 5 GB वाले में देना तो उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक। 6 CD लग जाएगा उसमें, ऐसा करके हम बोलेंगे कि 5 GB और 6 CD। देखिए दो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कभी भी आप देखे होंगे कि कोई 6, 7, 8 का GB में नहीं आता है। अगर आप CD भी देखेंगे तो ये 5 GB का है, 10 GB, ऐसे जो पहले आता था CD, अगर आपको याद होगा तो 5 GB है और उसमें कितना लग रहा है? 6 CD लग जा रहा है।
बस ये आपको याद रखना है, किसी तरह मन में डाल दीजिए। अब आपको इसका मतलब समझाते हैं कि 5 GB। आप ना इन चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो ज़रूर, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ ये चीज़ें ट्रिक मुझे याद आ जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ ना कन्फ्यूज़न वाली हैं और यही चीज़ें लोग मिस करते हैं। तो 5 GB, आप बातों को समझ रहे हैं ना कि 5 GB ही क्यों बोल रहे हैं, ये 6 GB भी बोल सकते हैं, नहीं 5 GB वाला कहीं पेयरिंग देखते होंगे हम लोग, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बनाने के लिए हमें लग गया कितना, 6 CD। तो बस यही चीज़ है, आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो जी से क्या हो गया आपका, गोपाल कृष्ण गोखले, और यहाँ देख सकते हैं आप दादा भाई नौरोजी, और ये हो गया कलकत्ता, यहाँ से बी से हो गया बनारस। 4 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। देख सकते हैं आप गोखले कब बने थे, तो 1905 में बने थे। उस समय कौन सा सेशन चल रहा था, बी से बनारस चल रहा था। तो 1906 की बात करते हैं, और तो उस समय कहाँ पे सेशन चल रहा था, तो सी से कलकत्ता में चल रहा था। उस समय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे 1906 में। अब आपको एक बड़ा कन्फ्यूजन दूर हो गया है, आपको बस याद रखना है 5 GB जो है आपको निकालना है। 5 GB को हम बांट रहे हैं किस में, क्योंकि 5, 10, 15, 20 ऐसे का हम वहाँ पे पेयरिंग निकालते हैं GB में, है ना। तो GB जो है हमारे पास 5 GB का है, नहीं बोलते ये चलो 5 GB का स्टार्टिंग में है कि इतना GB का पेन ड्राइव है, उतना GB का पेन ड्राइव है ना। तो हम उसको 5 GB का ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 GB और कितने में बनेगा, वो 6 CD में बनेगा। बस इतना आपको याद रख लेना है, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताइएगा। आपको ऐसे अच्छे कंटेंट आपको बहुत मिलने वाले हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको इससे रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ आपको याद नहीं होती होंगी, तो आपको ना लूसेंट वाला भी एक ना वो चला दिया जाएगा, जिससे आपको लूसेंट वाला चीज़ें कैसे याद रखनी है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ना ईजी है, पढ़ना वो एक अलग बात है, लेकिन याद रखना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड टास्क रह जाता है कि आपको बहुत दिन तक चीज़ें याद रहें। अभी आपने देख लिया तो बस आपको ना एक बार लिख लेना है, और आपको बस 1-2 बार देख लेना है। बस आपको 5 GB और 6 CD आ गया याद। तो 5 से आपका हो गया 1905, 5 जी से हो गया गोपाल कृष्ण गोखले, और बी से आपका बनारस हो गया। 6 CD में डालें तो 6 से आपका 1906, सी से हो गया आपका कलकत्ता, और डी से हो गया दादा भाई नौरोजी। चलिए, यहाँ पे पहले में स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की भी बात यहाँ पर प्रस्ताव पारित हुआ था। बहुत चर्चा हो गई। बात करते हैं 20वीं सदी जो है, प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। देखिए तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पहले के क्या है, यहीं से आप देख सकते हैं कि उपर्युक्त सभी आपको यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसका 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण जो था, नरमपंथियों का अपना राजनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना। आम लोगों से ये लोग जुड़े नहीं थे, ये अपने बस एक ना इनका जो है, ये अपने क्लास को ही उसी समय मेंटेन रखते थे, बस वहाँ से ही इन चीज़ों को ना ये मास लेवल पे नहीं ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे थे कि लोगों की जो है बेसिक जो है प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ से जो गर्म पंथ और नरम पंथ ना आपस में यहाँ पे टकराव थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। यहीं पे बदलाव लाने की बात शुरू हुई कि अरे ये चीज़ें क्या जो बात रखते हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों के सामने, तो इसमें लोगों की जो है ना जो वो व्यथा वो दिख नहीं पा रही थी। तो इसलिए नरमपंथी को वहाँ पे लोग को जो है गर्मपंथ वो इसको काउंटर कर रहे थे, ठीक है। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रम के अनुरूप अपनी राजनीति को फेरबदल नहीं कर पाते थे। वो यह महसूस न कर सकें कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गर्मपंथी की सोच और अनुमान, पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी ये समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथी के भय के कारण ही उनसे बात कर रही है, और गर्मपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके संघर्षों में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम करते हैं। दोनों मतलब देखा जाए तो परस्पर एक दूसरे के मतलब डिपेंडेंट थे, और उन्हीं के चलते चीज़ें बन रही थी, बिगड़ रही थी, ये भी हो रहा था, दोनों चीज़ें थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ, इन लोगों में ऐसा टकराव हुआ कि 1907 में सूरत अधिवेशन में जाके इन लोगों में टकराव मतलब वो बदल गया आपका जाके विभाजन में, है ना, कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब बात करते हैं सूरत। देखिए 7 है तो सूरत, ये भी आपको याद हो जाएगा। 7 सूरत, 7 सूरत, 7 सूरत, ऐसे करके याद हो जाएगा, 7 सूरत। चलिए ठीक है, समझ तो गए आप। बात करते हैं मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। देखिए जो मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है, तो इसको बस सीधा सीधा आपको ध्यान रख लेना है। हंटर ने कहा था कि
यहाँ से देख सकते हैं मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, यहाँ से आइए, डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट होता है तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक तो इन्होंने कहा था तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है, प्लस ये बुक जो है ना द इंडियन मुसलमान, ये किसने लिखी थी? तो हंटर द इंडियन मुसलमान, ऐसे करके थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है HSRA। जो पहला बना था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA बना था, तो वो 1919 में बना, 1924 में बना था, सॉरी 1924 में बना था, और उसके बाद 1928 में बना आपको। ये बना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, और ये बना था आपको कानपुर में। अब बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन के नामक संगठन बनाया। तो पहला जो नाम आ जाता है सचिंद्रनाथ सान्याल, लेकिन आपके संस्थापक में को फाउंडर भी रहेंगे ना, तो राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। सचिंद्रनाथ सान्याल को तो मेनली याद रखेंगे क्योंकि आपको ज़्यादातर यही दिखाई देंगे, लेकिन ये साथ में बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इनको को फाउंडर को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला को ध्यान रखना है और चंद्रशेखर आज़ाद को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो घोषणा कब हुई थी? तो 19 से याद रखेंगे, कोई चीज़ है ना बड़ा वाला से घोषणा होगा, ऐसे रखेंगे 19, फिर 7 और आपको 16, 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर, सब में कॉमन किया 1905। घोषणा इस दिन होगी, 7 अगस्त को ये लोग अपना रिटेलिएशन करेंगे, जुलाई के बाद 7 को, और 16 को आपको हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, 16 अक्टूबर को जाके ये फाइनलाइज हो जाएगा कि हाँ विभाजन हो गया है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव यहाँ देख सकते हैं 3 दिसंबर ब्रिटिश संसद में रखा गया था। इसकी औपचारिक जो घोषणा हुई ये 19 जुलाई को हुई, 1905 में हुई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में जो फैल रहे राष्ट्रवाद जो है ना, उसको विभाजित करने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के चलते वहाँ पर जो है ना एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म उभरते हुए देख रहे थे ये लोग। ठीक है, तो इससे इन लोग को घाटा हो जाता अंग्रेज़ों को, तो वहाँ पे ये लोग अलग करना स्टार्ट किए कि इनको अलग किया जाए, जो हिंदू मुस्लिम हैं उनको थोड़ा सा अलग किया जाए। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इनको बांटने की कोशिश की गई। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर देख सकते हैं। तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन क्यों मनाने के लिए भी जो है सलाह दी थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रक्षाबंधन की बात आ रही है और 1905 की बात आ रही है। तो एक्टिवनेस आप देख रहे हैं किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर की वहाँ उन्होंने इस चीज़ को बताया कि राखी आप लोग बनाएं और एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी यूनिटी का यहाँ पे वो दें। ठीक है, यहाँ पे यूनिटी को मतलब मजबूती को प्रदान करने का आप सबूत दें। ठीक है, सबको यहाँ पर एक दूसरे को बांधे और बहुत ही मजबूती से ये चीज़ को मनाया गया रक्षाबंधन को। ठीक है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आते रहता है कि किनको मारा गया था ना, सब आपको ध्यान में रख लेना है। तो कर्जन वाइली की जो हत्या हुई थी वो मदन लाल ढींगरा के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो वाइली की मृत्यु की गई थी ढींगरा के द्वारा, मदन लाल ढींगरा, ये किया था 1909 में। अब देखते हैं यहाँ पर लंदन में मदन लाल ढींगरा को गोली मारकर कर दिया गया था। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, 1 जुलाई को पहले मारे गए और उनको सज़ा दी गई थी उसी साल में, तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ठीक है, कर्जन वाइली, तो वाइली की मृत्यु जो है, जो उनकी हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा, तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है की रिपोर्ट कब आई थी? इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। यहाँ पे बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1919 का आधार बना। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट जो तैयार की गई थी उसके लिए भारत सरकार अधिनियम जो बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार यही बना। क्या था इसमें? तत्कालिक भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ पर वाइसराय थे और यहाँ पर सचिव जो थे वो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। इनकी रिपोर्ट भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन
लागू किया गया। प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो ये हुआ 1919 में। ठीक है। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा जाता है। तो ये कौन ने स्टार्ट किया था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, अरबिंदो घोष। ठीक है। अरविंद घोष के द्वारा 1893 ये अपना लेख श्रृंखला जो इसमें लिख रहे थे, इसमें सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की थी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, इसमें उन्होंने ये अरबिंदो घोष ने ये पुस्तक लिखी थी। तत्कालिक भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूलमूल रवैया अपनाने के कारण अरबिंदो घोष ने अपनी लेख श्रृंखला में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी यहाँ पर। ठीक है, ये याद रख लेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती में किन किन जो है क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये आप देख सकते हैं। अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ये तो है नहीं। प्रफुल्ल चाकी आपको मुजफ्फरपुर वाले में दिखाई देंगे, सुरेश सेन भी आपको नहीं है। ठीक है। उधम सिंह, तब यहाँ पे बचे कौन? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये सबको जानते हैं आप लोग। ठीक है। अशफाक उल्लाह खान। तो यहाँ पर काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो हुआ था, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनको फांसी जो दी गई थी तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान को मिली थी। यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था कौन है HRA की स्थापना की थी। और इसी संस्थान ने 9 अगस्त 1925 को, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसी का ना अभी ट्रेन एक्शन, ये ना एक्शन डे बना दिया गया है ना, इसका ना नाम बदलकर जो है कांड से बदलकर बता दिया गया है ट्रेन एक्शन। अभी आप इसको चेक कर सकते हैं क्या लिखा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। अब यहाँ पे 1925 ये देख सकते हैं 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग की काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तारी की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो गए। ठीक है। यहाँ से वो भाग निकलने में सक्षम रहे। लेकिन बाकी जो जिनकी मृत्यु हुई, जिनको फांसी दी गई, उसमें से कौन कौन नाम प्रसिद्ध हैं? जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला आपको याद रखना है, बिस्मिल्ला, उल्ला और रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। 2 आर से देखिए 3 हैं, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राम, रोशन और राजेंद्र लाहिड़ी। 3 आर से आपको जरूर याद रख लेना है, और एक आपको अशफाक उल्लाह खान हो जाएंगे। ठीक है। और चंद्रशेखर वहाँ से भागने में सक्षम रहे थे। बात करते हैं HRA रिपब्लिकन, नहीं ये, हाँ ये आ गया आपको, HSRA बन गया। अब HRA को अब बना दिया गया HSRA। ठीक है। तो ये हो जाते हैं। इससे जो रिलेटेड जो नेता थे वो भगत सिंह थे, लेकिन इसके संस्थापक में ना ये को फाउंडर के तौर पे भी वर्क कर रहे थे। ठीक है। तो एक तो ये भी हो गया, और दूसरे मेन जो लीडर इसमें आ जाएंगे वो हो जाएंगे आपके चंद्रशेखर आज़ाद भी। ठीक है। तो बात करते हैं काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमकारी दमन चक्र के फलस्वरूप HRA का अस्तित्व कुछ समय के बाद समाप्त हो गया। लोग ना भागने लगे, देखे कि सब तो पढ़ में आ ही रहे, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने के बाद सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA को रख दिया गया। ठीक है। तो ये भी जो है, जो ये सब ना चीज़ों को देख रहे थे, रशियन रेवोल्यूशन, वहाँ से वो लोग प्रेरित होकर इसको यहाँ पे किए थे कि हाँ वहाँ पे सोशलिज्म भी वहाँ पे बड़ा रूप ले रहा था। तो वहाँ से ही वो इन्फ्लुएंस होकर HSRA की यहाँ पर स्थापना की चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसमें सबको जो जुड़े हुए थे, आपको मेन नाम ध्यान रखना है, भगत सिंह और ये वाला आपको चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है। ये कब हुआ था? 28 में, 4 साल के बाद। 1924 में आपको कानपुर में क्या हुआ था? तो कानपुर के बाद दिल्ली आए ये लोग, तो पहले वहाँ HRA हुआ, उसके बाद HSRA में बदल गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए यहाँ ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिस्मिल्ला और राम प्रसाद बिस्मिल्ला। देखिए 2 बार यहाँ क्वेश्चन, ये 2 से 3 बार आया हुआ है। देखिए एक बार यहाँ पे बिस्मिल्ला अजीमाबादी दे दिया था, एक बार दोनों ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है। ये अभी 64वीं या 65वीं की बात है। तो ना ये लिखे हैं कौन? बिस्मिल्ला अजीमाबादी। ठीक है। तो इसको उनसे कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो दोनों ऑप्शन दे दिया था इस एक बार में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको तो बिस्मिल्ला दिया हुआ है, तो बिस्मिल्ला ही याद रखना है। ठीक है। बिस्मिल्ला अजीमाबादी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह।
देखिए नारा जो है कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, पर जो है ना इस नारों का जो प्रयोग जो है भगत सिंह ने इसको खूब ज़ोरों से इस चीज़ को बढ़ाया था। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, इस तरह का जो भी आ जाता है ना तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 1931 लगभग लोगों को याद रहता है, और 23 मार्च भी अब याद ही हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे 23 मार्च को 1931 में जाकर इन लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय जो है विधानसभा में बम फेंके और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत ये भी पूछा था कि किस षड्यंत्र के अंतर्गत जो है कौन सी कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया और 1930 में लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत कांड की जो निर्णय आया इसमें भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई सुबह सुबह उठकर ही, कि लोगों में ज़्यादा वो नहीं रहे कि इसका ये जो डेट थी लोगों के बीच में बताया नहीं गया था, बस झटके में इनको फांसी दे दी गई और हटा दिया गया। ऐसा था, उनकी फांसी का समाचार संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। ठीक है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जो उम्र उनकी थी यहाँ देख सकते हैं, तो उनका जन्म जो हुआ था सितंबर 1907 में हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था कब, 1907 में हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय जो विधानसभा में बम फेंका था। तो वहाँ से देख सकते हैं कितने साल के हो रहे हैं, सितंबर से यहाँ देखा जाए तो 21 साल समथिंग कुछ ज़्यादा रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से 21 साल से थोड़ी ज़्यादा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बम जो फेंका वो 8 अप्रैल को फेंका और जन्म उनका हुआ था सितंबर 1907 में। तो 21 का तो गैप दिख गया आपको, जो 28 हो जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 8 अप्रैल 1929 है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 4-5 महीना ऐसे करके आप देख ले रहे हैं, 5 महीना के अराउंड। ठीक है, तो 21 साल और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है लेकिन हाँ BPSC के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अनुशीलन समिति की जो है क्या थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये भी एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसकी जो है स्थापना हुई थी कब, 1900, देखिए अनुशीलन समिति जो है इसमें 1900, एक सेकंड, समिति के एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं, जो है प्रमाण मिलते हैं। इसमें से 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा कलकत्ता में प्रथम मित्र जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त तथा समिति स्थापित की गई। अरविंद घोष कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। ठीक है, चलिए इसको अभी ध्यान रख लेंगे, क्या था, एक सरकारी क्रांतिकारी संगठन था। चिटगांव जो है जो चिटगांव आर्मरी था, ये देख सकते हैं चिटगांव शस्त्र छापामारी आर्मरी रेड जो हुआ, यहाँ पे रेड किया गया था। ये कब हुआ था, ये आपको 1930 के अराउंड में हुआ था। अब ये कौन थे वहाँ पे लीड करने वाले, तो सूर्य सेन थे और कल्पना दत्त, आपको नाम थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, लेडीज़ में उनका नाम सामने आता है। 1930 में देख सकते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार इसको बोलते हैं, जो चटगांव आर्मरी रेड मास्टर दा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, सूर्य सेन यहाँ पे लीडर थे और इन्होंने मतलब अपना एक तरीका यहाँ से निकाला कि हाँ शस्त्रागार को लूट कर और यहाँ से उन लोगों से वो लड़ते थे। ठीक है, प्रसिद्ध सूर्य सेन की आयोजित किया गया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी याद रखेंगे, वहाँ पे था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये इन्होंने स्टार्ट किया। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये भी आप ध्यान रखेंगे सूर्य सेन ने क्या किया था, क्योंकि बंगाल का इनका एरिया था। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और तेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 में सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला कर दिया। आक्रमण करके हथियार को वहां पे कब्जा में लिया। 22 मई 1930 में IRA के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दे दी गई थी। धीरे धीरे ये भी चीज़ काउंटर हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन को भी काउंटर कर लिया गया।
तो हर लेवल पे, हर जगह पे आपको इस तरह के आपको ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिले और वहाँ पे कैसे इनको दमन किया गया वो भी हमको जानने को मिला। ठीक है, तो इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया था, IRA। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो ये देख सकते हैं निष्क्रिय विरोध ये किया था इन्होंने अरबिंदो घोष ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादन जो अरबिंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। एक पुस्तक अभी आपने देखा नहीं, एक चीज़ इन्होंने क्या कहा था अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि अरबिंदो घोष के द्वारा जो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, वो एक बुक देख ली है आपने, एक और बुक देख लिया अभी आपने वंदे मातरम। इसमें उन्होंने कौन सा चीज़ बताया है, निष्क्रिय विरोध का इसमें सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसमें बताया है। उनका मानना था कि अंग्रेज को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करेंगे तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, मतलब बार बार करते रहें, वो अपने हट के चले जाएंगे, ऐसा मतलब तंग कर देना उनको ऐसा करके। तो ये इनका अपना था, किसमें लिखा था, वंदे मातरम, और वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये याद रखें, अरबिंदो घोष के द्वारा। गदर पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। इनके संस्थापक का नाम पूछा जाता है तो सोहन सिंह भकना सॉरी। और इनको मेन एक चीज़ आपको नाम याद रहेगा, वो आपको है लाला हरदयाल। इसके संस्था के मनीषी और पथ प्रदर्शक थे, तो इनका भी कभी कभी नाम आपको हाईलाइट में दे दिया जाता है, लेकिन जो स्थापना की थी वो सोहन सिंह भकना ने की थी। कहाँ पे की थी, पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार भी निकाला, तो गदर पार्टी ने ही गदर अखबार निकाला ऐसे करके, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, ऐसे करके याद रखेंगे। लाला हरदयाल और मोहन सिंह, फिर से बोल रहे हैं सॉरी, सोहन सिंह भकना, ठीक है, याद रखेंगे। अन्य सदस्य इसमें कौन से, रामचंद्र बरकतुल्ला थे, रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान मैडम जी भिखाजी कामा, भाई परमानंद। जितने बाहर में भी थे ना, तो लोग अपने लेवल पे भी जो है आउटसाइड इंडिया में भी इन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाया था। इसकी भी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको ध्यान दिला दूंगा, ठीक है। वो बस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ठीक है। चीज़ों को आपको बिल्कुल कराया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं आपको कि कहाँ प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों पे भी वर्क किया जाएगा, ठीक है। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो यहाँ पे देख सकते हैं गदर जो है 1913 की बात हो रही है, तो आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का उस समय स्टार्ट होने के करीब में था, ठीक है। तो गदर क्रांति स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्होंने उद्वेलित किया, और उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, ऐसा मतलब वहाँ पे प्रचलित हो गया था इस तरह की धारणा कि उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगह पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों ने भारत में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट और उनके सहयोगी जो है स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया, और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था इन लोगों ने भी, ठीक है। बात करते हैं तो किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये सबको पता है, आपको भी आइडिया होगा कि कौन है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवाद दल का उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवाद दलों का आविर्भाव जो हुआ, ठीक है। बात करते हैं 4 प्रमुख कांग्रेस नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष ने। अब यही लाल बाल पाल से भी आप 3 चीज़ों को याद रख सकते हैं, और अरबिंदो घोष, ठीक है, तो ऐसे उनको भी याद रख सकते हैं। ये सब ना गर्मपंथ नेता में से हैं, ठीक है। इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अलग अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आते रहता है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज का तिलक लगा लिया, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है लाला लाजपत राय में और बाल गंगाधर तिलक में, कभी कभी हो जाती है लोगों में, ठीक है। तो तिलक लगाना है, याद रखेंगे, तिलक लगाना है, स्वराज का तिलक लगाना है, ऐसे करके। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक लगा दो उस पर, इसे हम लेकर रहेंगे, इस तिलक लगा कर हम उसे लेकर रहेंगे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था सी राजागोपालाचारी ने कहा था। सी राजागोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन सामान्य हेतु होना चाहिए, न कि
केवल कुलीन और अभिजात्य जो वर्ग हैं उनके लिए होना चाहिए। ये नहीं कि सब ऊपर ऊपर वाले जो हैं उनके लिए हो, स्वराज सबके लिए हो, एक आम जनता के लिए हो। ये कहा था सी राजा गोपालाचारी। ऐसा करके रख सकते हैं कि राजा है तो राजा है वो आम जनता के लिए ही काम करना चाहेंगे, तो उनके लिए सब कुछ होना चाहिए, स्वराज भी उनके लिए होना चाहिए। ऐसा करके थोड़ा याद रख सकते हैं। सी राजा गोपालाचारी ने कहा था कि जनता के लिए होना चाहिए, तो राजा हमेशा जनता के लिए बारे में सोचेगा तभी तो वो भी आगे बढ़ेगा। ऐसा करके तो राजा गोपालाचारी ऐसा कर याद रख सकते हैं। इंडिया फॉर द फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। CR दास ने इस पुस्तक को लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक जो है इंडिया फॉर द इंडियंस, ये लिखा था चितरंजन दास ने लिखा था। इंडिया फॉर फ्रीडम्स देख सकते हैं, इंडिया फॉर फ्रीडम्स याद रखने के लिए याद रख सकते हैं इसको। चितरंजन दास ने इंडिया फॉर द फ्रीडम, इसको उस वाले जो है ना ट्रिक वाले वीडियो में मैंने कराया हुआ है, उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, दूसरे वाले चैनल पर है, मैं यहाँ पर भी इसको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किसने की थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ट्रिक, क्या था वो? 5 GB और कितने में बटेगा वो? 6 CD में बटेगा। 5 GB ही होगा, 5, 10, 15 वाला CD का है, तो हम यहाँ पे 5 CD, तो 5 की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है नहीं, 6 की बात हो रही है। तो 6 में क्या है? 6 से 1906 और कोलकाता निकल गया। डी से क्या बचे? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आंसर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसने की थी? इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, अहमद खान नहीं, सर मोहम्मद इकबाल आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अब यहाँ से देखिए इनका कन्फ्यूजन आपको कहाँ से था। अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिमों ने कि शिमला जो है प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने की विचार किया था जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की संरक्षण करना था। इसी जो विचारधारा था, इसी के अनुरूप ढाका में एक सम्मेलन जो स्थापित हुई थी, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया और 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया। मोहम्मद उल मुल्क वकार उल मुल्क की संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त घोषित किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया। आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प इन तीनों के नाम रहने से, इनमें से कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में जो है चयन वरीयता क्रम यहाँ देख सकते हैं कौन कौन, सलीमुल्लाह, आगा खान, मोहसिन उल मुल्क। अगर ऐसा देता तो हम ऐसे करके हम वहाँ लगा सकते थे। प्रस्तुत प्रश्न में चूंकि प्रथम 2 नाम दिए गए हैं, अतः सलीमुल्लाह खान को ही प्रथम वरीयता देते हुए कहा जा सकता है। आपको कभी कभी ना क्वेश्चन को हमें ना प्रेफरेंस वाइज भी देना पड़ जाता है कि कौन क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो जाता है। यही बोलते हैं कि जब को फाउंडर वगैरह साथ में नाम दे देता है ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला जो मेन नाम यहाँ आ जाता है वो है सलीमुल्लाह खान, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ पारित किया था, लेकिन चर्चा जो उठाया था वो आगा खान ने उठाया था। बात करते हैं लखनऊ में मुस्लिम लीग का जो है हेडक्वार्टर बनाया गया, और ढाका में इसका वो जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे ही क्या बना था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था 1906 में दिसंबर में। ये याद रहा। इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो आगा खान। जिसके अंदर आग है उसी को अध्यक्ष बनाएंगे, जिसके अंदर आग है उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन मेन कौन था जो प्रस्ताव लाया ऐसा करके? तो सलीमुल्लाह खान। अगर सब चीज़ें दिया गया है, मोहसिन उल मुल्क, सब ना पार्टी के वहाँ पे मेंबर थे, तो ये चीज़ों को आप ध्यान से रखेंगे। ठीक है, 1906 में बात करते हैं मिंटो से शिमला। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के जो शिष्ट मंडल के ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि मुसलमानों ने जब वो मिले तो वो बोले कि हमें पृथक निर्वाचन वर्ग के रूप में हमें अलग किया जाए। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, यहीं पे। तो ये हो गया 1 अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों को एक शिष्ट मंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और शिष्ट मंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग का जवाब मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उन्होंने राजनीतिक अधिकारों और हितों के भारत की रक्षा की जाएगी।
उनकी अधिकारों की और हितों की रक्षा भारत में रक्षा की जाएगी। ऐसे करके उन्होंने लॉर्ड मिंटो ने उसको आश्वासन दिया था। और यही है लॉर्ड मिंटो वाला जो है मिंटो रिफॉर्म हुआ था ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में भी हुआ था और इनको इसलिए इनका जनक भी मानते हैं इनका। ठीक है, तो मुस्लिम इलेक्टोरेट जो इनको दिया गया था लॉर्ड मिंटो के प्रयासों के चलते ही दिया गया था। तो बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 169 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग में स्थापना में नहीं था। देखिए होम रूल जो लीग जो है स्थापना में नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक थे, पुणे में इनको देखा जाता है, एनी बेसेंट थी, सुब्रमण्यम अय्यर थे, ठीक, ऑलकुट नहीं थे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात हो रही है ना। टीएस ऑलकुट जो है होम रूल नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उससे संबंध रखते हैं, जिसमें ब्लावस्की भी थी, है ना। तो वहीं बात करते हैं, तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर में 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। एनी बेसेंट का जो था कहाँ पे था, इनका था ये क्या मद्रास, ठीक है, अद्यार में। एम सुब्रमण्य अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल में स्थापना में संबंध थे, वहाँ से ही वो लोग जुड़े हुए थे। तो सुब्रमण्यम भी रहे, एनी बेसेंट भी रहीं और आपके तिलक भी जुड़े रहे हैं, ठीक है, होम रूल लीग से। बात करते हैं 170 क्वेश्चन जो है 170वां क्वेश्चन, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन कर सकें। तो इसमें हो गया है कांग्रेस 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने जो है, यहाँ पर इनका थोड़ा योगदान ज़्यादा रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं तो इनका योगदान ज़्यादा था, एनी बेसेंट का। इन्होंने भी बहुत दोनों लोगों को मिलाया भी था। यहाँ पे मुस्लिम लीग वाले में भी बात करते हैं तो कि मुस्लिम लीग को इधर से मिलाने का कोशिश किया था, वहीं पे गरम दल नरम दल के लिए बीच में भी उन्होंने ही मीडिएटर का काम किया था, ठीक है। तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल की जो है अपनी जो भागीदारी अच्छी खासी रही थी इसमें, ठीक है। 16 में लखनऊ अधिवेशन में होम रूल के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी थी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोग ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल ने नाम दिया, ठीक है। अरुणडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करें। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद ही उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक भी हुई, जिसे लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक के संबोधित किया था, देख सकते हैं आप, ठीक है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर जो है कमेटी जो बनी थी, विश्वविद्यालय आयोग कब बना था। तो ये है सैंडलर को 17 सही बोलेंगे, सैंडलर कमीशन 17, सैंडलर पड़ेगा तो खतरा हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। सैंडलर कमेटी कब आई है, 1917 में। ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसा भी करके आ सकता है। 1917 सैंडलर 17। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में इस सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं की अध्ययन तथा रिपोर्ट की एक आयोग नियुक्त किया गया था। डॉक्टर एमी सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और 1904 में विश्वविद्यालय जो अधिनियम हुई थी उसकी कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक ठाक समन्वय हो सकता है, नहीं हो सकता है वहाँ का, ठीक है। 43 मिनट हो चुका है, बस इसको रैपअप करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वाले वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि दो वीडियो में लगभग 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए इसको, ठीक है। और आपको एक कंबाइंड वीडियो भी दे दिया जाएगा, नहीं तो इसका प्लेलिस्ट बना के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे बिहार बीपीएससी के जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, वो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में। बीपीएससी जो टीचर वाला एग्जामिनेशन है वहाँ में करंट अफेयर, ये चीज़ें ना आप जुड़े रहें। आपको बिहार पुलिस वाला है वहाँ पे भी देखें आप 70 क्वेश्चन हैं, आप सिर्फ जुड़े रहें, आपको दिखाई देगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। बस आप ना कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना आइडिया भी दे सकते हैं कि कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके हिसाब से लूसेंट पे मेरा ध्यान है, लूसेंट कराने का और करंट अफेयर को आपको मजबूत कराने का, जो कि अब ये दोनों आपको काम आएगा। आपको बीपीएससी में भी, बिहार के बीपीएससी का मेन वाला जो पीटी वाला एग्जामिनेशन है वहाँ पे भी आपको काम आएगा। बीपीएससी के टीचर वाले एग्जामिनेशन है, 1,70,000 कम नहीं होती है वैकेंसी, वहाँ पर बिहार पुलिस वाले में भी बहुत आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ घोतक था, क्योंकि इसमें क्या बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, इसने देश के सामने स्वशासन
ठीक योजना रखी और आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था? नहीं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ आइए। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया? नहीं। फिर यहाँ से हटाइए। इसने ये अविवादी अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया? अतिवादियों और उदारवादियों के बीच में पुनर्मेल। तो देख सकते हैं होम रूल का अपना क्या था यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं होम रूल आंदोलन के दोनों नेता तिलक और एनी बेसेंट की निगाह स्वराज का अर्थ लगभग एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय होम रूल, नाम से ही आप समझ रहे हैं। इसलिए बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन और एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसे कि गोरों द्वारा शासित होमोनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की थी तथा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसे थी उपनिवेशों सही करने का, जैसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका, इसने देश में सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई थी, होम रूल लीग। होम रूल मतलब अपना रूल हो घर का, तो स्वशासन से ही रिलेट हो जा रहा है। बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्यारे लाल थे उस समय, ये याद रखेंगे। नोआखली जो हुआ था तो उस समय जब हुआ 1946 के अराउंड का बात है ये, महात्मा गांधी के और सचिव जो थे वहाँ पे प्यारे लाल थे। नोआखली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन सुशीला नैयर गांधी जी के व्यक्तिगत चिकित्सक भी थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो जो भारत में पहला सत्याग्रह की बात हुआ तो सबको जानते हैं कि चंपारण ही था 1915 में। 1915 में वो पहले भारत आए, है ना। 9 जनवरी को आए, इसलिए वहाँ पे नॉन रेसिडेंशियल और इंडियन की जो है वहाँ पे हम लोग मनाते हैं, है ना, इंडियन डे। ठीक है, NRI जो डे मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। 1915 को आए थे। भारत लौटने के बाद वो 1 साल के भ्रमण पे चले गए, किनके कहने पे? गोपाल कृष्ण गोखले, इसलिए उन्होंने उनको अपना राजनीतिक ग्रुप भी माना है। ठीक है, और आने के बाद वो चंपारण में जाकर 1917 में उनका पहला ये आंदोलन शुरू होता है। यहाँ से ही वो लोगों के बीच में और प्रचलित हो जाते हैं। किसान कौन थे? राजकुमार शुक्ल हैं। इन्होंने लखनऊ में जो है अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर जाके इन्होंने AC मजूमदार उनकी जो है अध्यक्षता जो थी कांग्रेस के, वहाँ पर जाके इन्होंने उनकी अध्यक्षता में जाकर जो बात चल रही थी, तो वहाँ पे गांधी जी से इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे गांव में आएँ और वहाँ पे देखें कि वहाँ पे चंपारण में स्थिति क्या है, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें की दिक्कत आ रही थी। यहाँ से इन्होंने चंपारण में आकर नील विद्रोह जो था वहाँ पर इनको समझा और वहाँ से ही ये पॉपुलैरिटी गेन की, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करा कर थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देख सकते हैं ये 3 कठिया विद्रोह, 3 कठिया जो प्रणाली था, ये 3 कठिया मतलब 3 वाले पे एकदम ज़मीन के 20वें हिस्से पर 1 कट्ठा ज़मीन के तीसरे हिस्से पर आपको वहाँ पे ज़मीन नील की खेती करनी ही थी, ये अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे उन लोगों को दिक्कत होता था। ये चीज़ तो आप जानते हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये इनको यहाँ पर गांधी जी ने अपना नेता बना वहाँ लेके गए थे और उनके थोड़ी बहुत सफलता आपको देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन वहाँ से वो पॉपुलर हो गए थे कि जहाँ कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पर कंसेशन के तौर पे आपको 25 या 35% का वहाँ पे उनको कंसेशन भी प्रोवाइड कराया गया था और नील की खेती को जबरन जो कराया जाता था उसको बंद कर दिया गया था। किस यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित हुआ था? ये देख सकते हैं राजकुमार शुक्ला ने ये कराया था, है ना, उनका ध्यान आकर्षित कराया था, तो ये भी हम जानते हैं। ठीक, गांधी जी द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर ये हुआ था? तो चंपारण में, अभी हम लोग देख चुके हैं। फिर बात करते हैं बिहार के कौन से स्थान पर प्रथम आंदोलन किया गया था? तो ये भी बार बार आ रहा है, देख रहे हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी। 179 क्वेश्चन में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये थे वाइकॉम में नहीं लिया था प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से। यहाँ पे राजकोट वाले में किया था, खेड़ा वाले में रहे थे, वो असहयोग में रहे थे। वाइकॉम जो है वो ये देख सकते हैं वाइकॉम है, मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था। गांधी जी ने यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा इन सब में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, कौन थे? ये एंड्रूज़, बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं इनके, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज़। तो ये इनको ही जो है C एंड्रूज़ जो आप पढ़े होंगे, तो दीन बंधु इनको एंड्रूज़ नाम रख दिए थे। तो दीन बंधु इनको बुलाया जाता था, देश बंधु को बुलाया जाता था देश बंधु
सी आर दास को, ठीक है। और यहाँ पे सी एंड्रयूज़ हो गए, वो आपके दीनबंधु हो गए। तो ये आपको कैड करके आप ज़रा याद रख सकते हैं, कैड, ठीक है। और वहाँ पे सी आर है ना, तो सी आर है, देखिए दीनबंधु याद रखेंगे, कै दिन करके याद रखते हैं ना, कितना दिन है जी, तो कै दिन, ठीक है। सी ए एंड्रयू, डी एंड्रयू और डी से दिन, कै दिन है। और यहाँ पे सी आर देश बंधु कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको याद रख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं। अब अभी इसको इतना ही पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग लगभग 2 से 3 वीडियो में और ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, चैनल को लाइक करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।